हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो देखो, हमारे फर्स्ट ग्रेड में भारतीय इतिहास आएगा ना, उसमें देखो ये तो टॉपिक है सारे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रवाद का विकास है, जन राष्ट्रवाद का विकास है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वतंत्रता की ओर तथा विभाजन, 19वीं-20वीं शताब्दी, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे हैं। और ये PYQ है, सारे इतना कुछ है। तो देखो, इस बुक में इतना है। देखने को तो ये पतली सी लगती है, ये देखो सारा इतना कुछ है। तो ये हमारे से होगी ना, तो मैं जितनी करा दूँगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, तो मैं पूरी बुक करा दूँगी, नहीं 1-2 टॉपिक करा के छोड़ दूँगी। ये आपको पता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरा मन नहीं करेगा। तो देखो, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह या क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे चाहे जो नाम दे दीजिए, भारतीयों की वीरता और अदम्य साहस का कीर्ति स्तंभ है। 1757 में प्लासी की कपटपूर्ण जीत ने जिस ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी, उसे एक बार तो भारतीयों ने पूरी तरह हिला ही दिया था। यद्यपि ये विद्रोह पूरी तरह सफल न रहा, पर इसे असफल बताना भी अन्याय होगा। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ, जब मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रश्न पर अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला, अपने साथियों को रिहा करवाया और दिल्ली की तरफ बढ़ निकले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को, जिनके पास मुगलों का नाम व गद्दी तो थी परंतु सत्ता नहीं थी, नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी कर लिया। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद ही शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका। इसलिए कभी कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। फिर बताया था 1857 के विद्रोह के कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। अंग्रेजी और भारतीय विद्वान में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों चर्बी युक्त कारतूस को मानते थे, परंतु आधुनिक खोजों में ये बात करीब करीब सिद्ध हो चुकी है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो मात्र एक कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। 1857 के विद्रोह का जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की वेगत नीति, यानी अर्थात यदि कोई शासक बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो उसे उसका राज्य हड़प लिया जाता, यह थी डलहौजी की वेगत नीति। और वेलेस्ली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फिर देखो कि वेलेस्ली की सहायक संधि क्या क्या थी। वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि के अंतर्गत देशी राज्यों को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेनाई दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था और उस राज्य की विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद राज्य के शासक निजाम अली, फिर क्रमशः 1799 में मैसूर शासक कृष्ण राय, फिर 1799 में तंजौर के शासक सरफरोशी द्वितीय और 1801 में अवध के शासक शहादत अली, 1802 में पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय, 1803 में भोंसले शासक, 1803 में सिंधिया। ये थे। डलहौजी ने अपने वेगित नीति द्वारा राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। सबसे पहले सतारा को किया था 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में। देखो, पहले सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में, फिर बघाट 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में, फिर नागपुर 1854 में, फिर तंजौर 1855 में। इन सभी राज्यों को वेगत नीति के तहत हड़प लिया गया था। झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 के साथ ही झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। यद्यपि उसने दामोदर राव को गोद लिया, परंतु 27 फरवरी 1854 को डलहौजी ने फैसला सुनाया कि झांसी पर दामोदर राव का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार नागपुर के शासक राघोजी भोंसले की मृत्यु के बाद उसके गोद दिए पुत्र यशवंत राव को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया था। साथ ही अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा के पेंशन जब्त कर ली। ये सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ही अवध के बारे में घोषणा कर दी थी कि एक गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। नवाब वाजिद अली शाह के निरावसित कर कलकत्ता के मटिया बुर्ज भेज दिया गया था। इस घटना के समय एक अंग्रेज प्रेषक ने अवध
के बारे में लिखा था कि ऐसा लग रहा जिससे देह अवध से जान वाजिद अली शाह जा चुकी है। फिर देखो, अवध के विलय ने बंगाल आर्मी में व्यापक असंतोष पैदा किया, क्योंकि अवध को बंगाल आर्मी की पोतशाला कहा जाता। अवध को भाई साहब डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस न होने पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि करौली संरक्षित मित्र था, न कि आश्रित राज्य। इस प्रकार उदयपुर और बघाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया था। फिर देखो, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों में राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना था कि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया गया। साथ ही 1849 में कहा गया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास में रहने का आदेश दिया। 1852 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को धोंदू पद का उत्तराधिकारी से वंचित करते हुए पेशवा को मिलने वाली 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी थी। फिर नाना साहब को अपने पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर के पास बिट्टूर में ब्रह्मवर्तन में रहने के लिए बाध्य किया गया था। विभिन्न राज्यों को हड़पने का एक कार्य बड़े स्तर पर किया गया। 1852 में गठित इनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करीब 21,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया था। इन सब कार्यों में आमजन के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा की भावना भर गई थी। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे, यानी राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक कारण भी जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में रहने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। 1850 के धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को भी अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया था। अब देखो, अब की बार हम सबको ऐसे तैयारी करनी होगी, ऐसे नहीं है। ये एक बता दिया। आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह पृष्ठभूमि तैयार की थी। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया गया था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और विद्रोह के लिए विवश हो गए। इस प्रकार डाक अधिनियम 1854 द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक से सुविधा समाप्त कर दी गई थी। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता था। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी का काम किया। कैनिंग ने 2 घोषणा कौन कौन सी की थी? एक तो सेना में नए रंगरूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे वे अपने धर्म विरुद्ध समझते थे। सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने दिसंबर 1856 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन वैक्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। परिणाम स्वरूप 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। ध्यान दें, विवादित एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में 1856 के अंत में शुरू हुआ, किंतु ब्रिटिश सेना ने इसका प्रयोग 1853 में प्रारंभ कर दिया था और इस ब्रिटिश सेना को कमांडर इन चीफ हेनरी हार्डिंग था, जो 1844 से 48 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा था। फिर देखो 1857 की घटनाक्रम। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व विस्फोट को जन्म दे दिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि कमल और चपाती बांटकर इस गुप्त योजना का प्रचार किया गया था और 25 फरवरी को 19वीं रेजिमेंट ने बंगाल के बरहमपुर में विद्रोह कर दिया। जब उनको चर्बी वाले कारतूस दिए गए तो उन्होंने इनका उपयोग नहीं करने का फैसला लिया। इसे अधिकारियों ने अपने आदेश की अवहेलना बताते हुए 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया।
चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहली बड़ी घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकार लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। फिर देखो विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे होता है। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह तब शुरू हुआ जब 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा 3 LSC की पैदल सैन्य टुकड़े ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया था। शीघ्र ही विद्रोह ने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। 11 मई को प्रातः विद्रोही ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। दिल्ली में कंपनी का आयुधागार के अधिकारी लेफ्टिनेंट विलोवेल ने क्रांतिकारी का मुकाबला किया, किंतु वह न केवल असफल रहा बल्कि मारा गया। दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में फैल गया। देखते ही देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को ले लिया था। दिल्ली में जफर ने शहजादा जहरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसके स्थान पर बख्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया था। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर नाममात्र का शासक रहा और विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के हाथों में रहा, जिसका मुख्य बख्त खान था। ये याद रख लो। इस समिति के प्रशासकों में 6 सैनिक तथा 4 गैर सैनिक अधिकारी थे। अपने पुत्र जीवन बख्त को बादशाह ने वजीर के पद पर नियुक्त किया, किंतु दिल्ली का असली शासक कोतवाल शेख रज्जब अली के हाथ में था। कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कानपुर में पूछ लेना कब हुई तो 4 जून 1857 को। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने कि नाना साहब ने खुद को मुगल बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया था। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अंत नेपाल चले गए थे। यहाँ भी क्वेश्चन पूछे कि कौन नाना साहब नेपाल चले गए थे 1859 में, जहाँ से वे जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 21 सितंबर 1857 दिल्ली पर पुनः अधिकार कर 20 सितंबर को ही हो गया था। बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। हडसन ने वह शरण लिए हुए बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा खिलजी सुल्तान तथा पुत्र मिर्जा अबू बकर को गोली मार दी थी। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा। वहीं उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। रंगून में स्थित बहादुर शाह के मजार पर लिखा था कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। मतलब बहादुर शाह जफर के लिए लिखा था। लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। कब हुई थी? 30 मई 1857 को। और बेगम हजरत महल का पुत्र था वाजिद अली शाह की पत्नी। अच्छा, वाजिद अली शाह की पत्नी थी ने अपने अलफाई पुत्र बिरजिस कादिर के नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। काफ़ी तैयारी के बावजूद हेनरी लॉरेंस व उसके साथी लखनऊ पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल न हो सके। जिस प्रकार दिल्ली की घटनाओं के बाद आसपास विद्रोह हुए थे, उसी प्रकार लखनऊ में विद्रोह होने के बाद शीघ्र ही सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर इत्यादि में विद्रोह होने लगे। फिर देखो, फैजाबाद में विद्रोह को दिल्ली में ये संदेश भी मिला कि सारा देश उनके कब्जे में है और वे उनके झंडे के नीचे आ जाए। जून के अंत तक विभिन्न जेलों में विद्रोह लखनऊ की तरफ बढ़ने लगे। 30 जून को चिन्नट के युद्ध में, चिन्नट का युद्ध कब हुआ था? 30 जून को हुआ था। युद्ध में अंग्रेज हार गए। सभी अंग्रेजों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ली थी। यह भी पूछ सकते हैं कहाँ ली थी, तो लखनऊ की ली थी। अगस्त के पहले सप्ताह में अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का वली शासक घोषित कर दिया गया। यह कार्य सभी बेगमों की सहमति से किया गया था। प्रारंभ में यह स्पष्ट था कि राजकार्य में नई वली की माता हजरत महल प्रमुख भूमिका निभाएगी। बड़े बड़े ओहदों पर हिंदू और मुसलमान नेता नियुक्त किए। मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार किया। अंग्रेजों को लखनऊ पर अधिकार हेतु कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मार्च 1858 में अंग्रेज लखनऊ पर अधिकार कर पाए। अंग्रेजी सेना ने लखनऊ को खूब लूटा, जिसका हाल अंग्रेज संवाददाता रसल ने दिया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहाँपुर में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहाँ उनकी गुमनाम मौत हो गई। फिर झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई।
जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी न स्वीकार करने के कारण बागी हो गई थी, परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, इसे महलपरी भी कहा जाता है, महलपरी किसे कहा जाता है कमेंट में बताना। मृत्यु, जनरल ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी का। फिर तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नरवर चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। फिर जगदीशपुर आरा बिहार में वहाँ के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह बिहार का सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया। उन्होंने विद्रोह के झंडे को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। अगस्त 1857 में मेजर आई ने जगदीशपुर के जीत लिया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने मिलमेन व कर्नल डेम्स को पराजित किया। अप्रैल 1858 को इन्होंने लॉर्ड मार्कर को पराजित किया। ब्रिटिश सेनापति डगलस के साथ संघर्ष में जब कुंवर सिंह का साथ जख्मी हो गया तो उन्होंने खुद अपना हाथ काटकर माँ गंगा को अर्पित कर दिया था। भाई साहब, ऐसा था कुंवर सिंह बिहार के। अप्रैल 1858 में उन्होंने ली ग्रैंड को हराकर अपने महल पर पुनः अधिकार कर लिया। यह भी पूछ ले किसको हराया था? ली ग्रैंड को हराया था। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेज कुनकुनसो, टेलर और आयर को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह में मौलवी अब्दुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अब्दुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवैया में इनकी राजा जगन्नाथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। रुहेलखंड में खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। कालांतर में उन्हें फांसी दे दी गई। असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ। मनीराम को फांसी हो गई। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। फिर देखो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारा ही आपको याद ही रखना है कि दिल्ली में विद्रोह, स्थान विद्रोह का दिल्ली था। दिल्ली में विद्रोह किया था बहादुर शाह यानी बख्त खान ने। विद्रोह 11 मई 1857 को। विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज सैनिक थे निकलसन, हडसन, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे। और 4 जून 1857 को कोलिन कैम्पवेल हेवलॉक। कानपुर नाना साहब तात्या टोपी। 4 जून 1857 को कोलिन कैम्पवेल हेवलॉक। लखनऊ की बेगम हजरत महल थी। 30 मई 1857 को कोलिन कैम्पवेल। और झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे थे विद्रोही। 4 जून 1857 को जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। 12 जून 1857 विलियम टेलर और विसेंट आयर। और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। जून 1857 जनरल लेनार्ड थे। इलाहाबाद में लियाकत अली। 6 जून 1857 कर्नल लीन थे। और बरेली में खान बहादुर खान बख्त खां। जून 1857 विसेंट आयर कैम्पवेल। फतेहपुर में अजीमुल्ला। 1857 जनरल लेनार्ड। विद्रोह की असफलता के कारण 1857 के विद्रोह में इसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के अदम्य साहस के बावजूद भी असफल रहा। प्रमुख कारण थे, एक तो योग्य नेतृत्व का अभाव था, एक सुनियोजित नेतृत्व का अभाव था। कुछ भारतीय शासकों को अंग्रेजों को मदद देना। अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता थी। विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में भारी मत विभिन्नता थी। इसके स्वरूप को लेकर प्रमुख मत इस प्रकार थे। सैनिक विद्रोह किन ने कहा था? जॉन सिले, जॉन लॉरेंस, वी स्मिथ, मोलसेन, होम्स है, ट्रिबिलियन है, मुंशी जीवनलाल, असर सैयद अहमद है। इन सब ने सैनिक विद्रोह कहा था। मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम, स्मिथ है, डब्ल्यू टेलर। सामंतवादी प्रतिक्रिया,
मेलिसन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर, कार्ल मार्क्स है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष टी आर होम्स है। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध एल ई आर रीज है। राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद है। गोरी व काली नस्लों का संघर्ष जे जी मंडली है। विद्रोह के स्वरूप के बारे में डॉक्टर आर सी मजूमदार का कथन बड़ा प्रसिद्ध है। इनके अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीयता और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। अब भारत का शासन एक भारत सचिव व उसके 15 सदस्य इंडिया काउंसिल को दे दिया गया था। 1 नवंबर 1858 को भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसके अनुसार अंग्रेज अब भारत में अपने विस्तारवादी नीति त्याग देंगे और भारत का गवर्नर जनरल भी अब देशी राज्यों हेतु वायसराय होगा। इस प्रकार कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश के आधार पर भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक 1857 यानी सुरेंद्रनाथ सेन की है। द स्पी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रमेश चंद्र मजूमदार की। ब्रिटिश पेरामाउंटेसी एंड द इंडियन रेनेसेंस, ये इंग्लिश मुझे नहीं आते, रमेश चंद्र मजूमदार को। द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी वी जी मेल्सन की। देखो ये इंग्लिश में आपको नाम याद कर लेना, ये मैं दिखा रही हूँ, ये सारा था और ये भी जानेंगे थोड़ा है। तो ये 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गई है मोटी मोटी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।